सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, राइट। इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर करे हैं सीयूटी के जो एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे हमारा नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव हमने किया, प्रपोजिशंस कर लिया है, ठीक है। और लास्ट जो हमने एडवर्ब्स को सीखा था कि हाउ एडवर्ब modify the action of verb, then preposition, then conjunction, right, या adjective also, ठीक है। तो क्लास 12th बोर्ड सीयूटी इंग्लिश, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आज का जो हमारा चैप्टर है दैट वुड बी सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का क्या रोल है, ठीक है। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है, इनका जो फर्स्ट अग्रीमेंट है वो बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रिटन ओवर हियर फर्स्ट अग्रीमेंट। मतलब ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, इनके बीच में इन्होंने पहले कुछ आपस में एक समझौता किया था। समझौता क्या हुआ था? फर्स्ट अग्रीमेंट इनके बीच में क्या हुआ था कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा आता है वर्ब के साथ। एक सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब को लिखना मैंडेटरी होता है। एक सब्जेक्ट कभी भी नहीं आता बिना वर्ब के, और एक वर्ब कभी भी नहीं आती बिना सब्जेक्ट के। और लास्ट में बुरा, बोथ हैव टू कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, राइट। इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, सो हमें वहाँ पे सब्जेक्ट को भी लिखना पड़ता है, हमें उसके साथ उसकी वर्ब को भी लिखना पड़ता है। आप जितना मर्जी लेंदी सेंटेंस पढ़ लो, एस और वी का पेयर आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये जो एस और वी का पेयर होता है ये आपको हमेशा ही मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है। तो एस और वी का जो जोड़ा होता है, ठीक है, ये इनके बीच में पहला अग्रीमेंट हुआ था। अग्रीमेंट मतलब ये बात इन्होंने पहले आपस में डिसाइड की थी कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं फॉर्म हो सकता, राइट। बोथ हैव टू कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस। दिस इज द फर्स्ट अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? समझौता, ठीक है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस। सो बी द मैटर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बी द मैटर ऑफ रिटन इंग्लिश, ठीक है। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, जब भी हम इंग्लिश को लिखते हैं, सो हमें ये अग्रीमेंट अप्लाई करना पड़ता है। ये अलग बात है कि इनफॉर्मल इंग्लिश में लोग काफ़ी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नॉर्मली जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसमें सही है, लेकिन जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो वो रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होते, वहाँ पे उनके एरर कंसीडर किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलने वाली इंग्लिश दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये कंपोजिशन इंग्लिश है, लिखने वाली इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटे छोटे, अब जैसे सिंपल सी बात है, मैं एज ए इंग्लिश फैकल्टी मैंने कोई टेस्ट लिया, ठीक है, आपका एग्जाम लिया, और मेरे पास वो पेपर चेक होने को आता है, तो मैं तो वहाँ पे आपको ग्रामेटिकली चीज़ों को ढूंढूंगा ना, कि कहाँ पे बच्चे ने एस नहीं लगाया है, ठीक है, सिंगुलर के साथ एस और एस नहीं मिस कर रहा है बच्चा, इसको लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज है। तो मैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कहाँ पे इसने प्रेपोजिशन की मिस्टेक करी है, कहाँ पे आर्टिकल में प्रॉब्लम कर रहा है बच्चा, राइट, तो मैं तो वो फाइंड आउट करूंगा ना एज ए इंग्लिश फैकल्टी, राइट। तो ये आपको इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप दो फ्रेंड्स हो और आपने आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और कल को आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं इस बिजनेस को क्विट करना चाहता हूँ। तो उस क्विट करने के पीछे मतलब कैसे जा सकता हो, बिजनेस को कैसे छोड़ सकता है? तो जब आप बिजनेस शुरू करते हो दो बंदे मिलके, तो वहां पे भी एक पार्टनरशिप डीड बनती है, क्योंकि आप टू पार्टनर्स हो, दो पार्टनर हो आप। तो वहां पे एक पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं कि कल को एक बंदा अगर छोड़ के जाना चाहिए बिजनेस, तो उसके पीछे क्या क्लॉजेज रहेंगे, क्या कंडीशंस क्या होंगी। तो वही अग्रीमेंट होता है, तो वही अग्रीमेंट इन दोनों ने भी किया है, तो वो अग्रीमेंट आज भी अप्लाई होते हैं इंग्लिश में, राइट। फिर कहीं कहीं पे सब्जेक्ट और वर्ब का डिसएग्रीमेंट भी होता है। तो पहले अग्रीमेंट को देख लेते हैं, बाकी अगली चीजें फर्दर बताता हूं। तो ये पहला अग्रीमेंट है। अब देखो जी, इस अग्रीमेंट पे एग्जांपल समझने हैं। ये ही यहां सब्जेक्ट है, इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, प्ले यहां पे प्लेइंग जो है मेन वर्ब है। अब इन जनरल मैं आपसे पूछूं कि भाई इस वाक्य में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर एक सब्जेक्ट आ रहा है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो है सर ही है जी वो। फिर आपसे मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में वर्ब्स कितनी आ रही हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें दो वर्ब्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इज भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, फंडामेंटल है, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, कि अगर ये दो वर्ब्स हैं तो फिर इनके लिए तो दो सब्जेक्ट लगेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि हर सब्जेक्ट की एक वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब्स हो जाएंगी ये दो, और सब्जेक्ट है यहाँ पे एक, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है? तो ये फंडामेंटल है। अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि सर ये दो वर्ब्स है ना, तो आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने शायद आगे मेंशन करा हो ये, ठीक है, नहीं करा है, तो मैं यही बता देता हूं। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है,
हेल्पिंग और मेन वर्ब का जो जोड़ा होता है, इनको कभी भी आपने दो वर्ब कंसीडर नहीं करना, ये हमेशा सिंगल वर्ब होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो पेयर होता है, इसको आपको ने हमेशा ही सिंगल वर्ब कंसीडर करना है, ये कभी भी दो नहीं होती, ये बात आपने ध्यान रखना। ये इज और प्लेइंग, ये दोनों ही इस ही के लिए लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपको फंडामेंटल क्लियर है आपका कि यार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो एक ही होती है, इनको दो नहीं मानते, ये जोड़ा एक ही माना कंसीडर होता है, ठीक है। हेल्पिंग को हेल्पिंग क्यों माना जाता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड को हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। तो ये जो इज है, ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है हमारा प्लेइंग को, ठीक है। इट सपोर्ट्स बेसिकली मेन वर्ब्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स आपकी 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हो, आई एम टीचिंग यू, सो इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है, और टीचिंग यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया। जो हेल्पिंग है वो सपोर्ट कर रही है मेन वर्ब को। अब ऐसा भी नहीं है कि हर वाक्य में हेल्पिंग भी आती है फिर तभी मेन आती है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके अंदर डायरेक्ट V2 लगती है, आई आई टॉट यू, राइट, तो आई टॉट यू, इसमें हेल्पिंग आ ही नहीं रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, उसमें डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ राम सब्जेक्ट, स्टडीड वर्ब, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। नाउ रोहन सब्जेक्ट, हैज, एच डॉट वी, लेफ्ट, एम डॉट वी। नाउ अगेन एच डॉट वी प्लस एम डॉट वी इज इक्वल टू सिंगल वर्ब, नॉट टू, ये दो आपने काउंट नहीं करनी है, ये एक ही होती है, ठीक है। अब ये हैज और लेफ्ट दोनों रोहन के लिए लिखा गया है, तो ये इस अग्रीमेंट की आपको बातें बता रहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट भी सही से करना है आपने। अब देखो इस पे पहले अग्रीमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन यहां पे लिखा है, बोला है सीइंग अ लायन शी जंप्ड। नाउ यू गाइज हैव टू सिंपली count the subject and count the verbs. How many subjects are coming in this particular statement and how many verbs are coming in this particular sentence, right? कितने इसमें सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितनी इसमें verbs आ रही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वो चीज होती है, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स मुद्दा, इशू, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या इसमें लायन की बात हो रही है या इसमें शी की बात हो रही है, ठीक है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब किसी कार्य के होने का बोध कराती है। उसने वो कूद गई तो ये एक्शन है, उसने देखा तो ये भी एक्शन है, क्योंकि वर्ब एक एक्शन को डिनोट करती है। वर्ब इज अ असर्टिंग वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, राइट। ये एक्शन है तो ये एक वर्ब है, ये भी एक्शन है तो ये भी एक वर्ब है। अब आपसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी वर्ब्स आर कमिंग इन दिस स्टेटमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इसमें 2 वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है। और ये जो कूदने का काम है किसने किया? जिसने ये कूदा ना, वो सब्जेक्ट होगा। तो कूदा कौन? शी, राइट। अब आप बोलोगे सर ये वर्ब 2 है इस वाक्य की, ये वर्ब 1 है इस वाक्य की, लेकिन सब्जेक्ट तो इसमें एक ही है, शी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं कॉमन भी हो सकता है, कॉमन डोअर भी हो सकता है, एक बंदा 2 काम भी तो कर सकता है ना, ठीक है। हालांकि इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, बट ये जो दोनों एक्शन है ना, ये शी ने ही करे हैं। लायन को देखकर वो कूद गई, तो देखा लायन को किसने? शी ने। कूदा कौन? शी। तो बोथ द एक्शंस आर डूइंग ओवर हियर ओनली 1 पर्सन, दैट इज शी। तो समटाइम्स ये भी होता है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका शी है यहां पे इस सेंटेंस में, ये बना आपका कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन डोअर, कॉमन एजेंट। कुछ टीचर सब्जेक्ट को एजेंट भी बोलते हैं, कुछ टीचर सब्जेक्ट को डोअर भी बोलते हैं। सब्जेक्ट मींस डोअर भी होता है, एजेंट भी होता है। कोई भी नाम आपको ले तो आप समझो सब्जेक्ट ही है ये। डोअर और एजेंट भी अगर मैं बोल रहा हूं तो मींस मैं सब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूं, ठीक है। सो लायन को देखकर, देखा किसने? शी ने। जंप किसने किया? शी ने। तो दोनों एक्शन एक ही लड़की तो कर रही है, शी ही तो कर रही है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है इसमें, ठीक है। अब यहां मत सोचना कि कहीं दूसरा सब्जेक्ट कहां पे, भैया आपने बोला सर कि अग्रीमेंट तो ऐसे बताया आपने कि एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वर्ब होती है, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे तो 2 वर्ब्स आ रही हैं, सब्जेक्ट एक ही है, तो ऐसा क्यों है? दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है? क्योंकि ये दोनों का कार्य जो है एक ही लड़की कर रही है। किसी को देखा उसने,
शेर को देखा और वो कूद गई, ठीक है। तो दो बोथ द एक्शंस आर डूइंग ओवर हियर बाय दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज शी, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर शी इज अ कॉमन डोर ओवर हियर। लेकिन सेकंड सेंटेंस पे आ जाइए, बोला वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार हिट हिम। अब सबसे पहले वर्ब को हिट मारो, हिट यहां पे एक वर्ब है, हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट होती है, थर्ड फॉर्म भी हिट होती है। उसके बाद वॉक भी एक वर्ब है, वॉक भी यहां पे एक वर्ब है। अब ये इस वाक्य की वर्ब 1 है, ये इस वाक्य की वर्ब नंबर 2 है। सेम अगेन पिछले सेंटेंस की तरह यहां पे भी दो ही वर्ब्स आ रही हैं। अब टक्कर किसने मारी, सब्जेक्ट क्या है, अकार, जिसने वो एक्शन किया वो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है। अब आपको यहां देखना है कि क्या ये आकार जो सब्जेक्ट मैंने यहां लिखा स्टूडेंट्स, क्या ये पिछले वाक्य की तरह शी की तरह क्या ये यहां पे कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है? क्या यहां पे ये शी कॉमन सब्जेक्ट, सॉरी आकार यहां पे क्या कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है? तो आपको कॉमन सेंस है कि एक कार जो है कुचल तो सकती है, एक कार जो है टक्कर तो मार सकती है, लेकिन क्या एक कार वॉक कर सकती है? तो ये सोचने वाली बात है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा मस्ट होता है। ये तो हर बच्चा जानता ही है कि यार कार किसी को हिट कर सकती है, नॉन लिविंग चीज है वो, राइट, लेकिन वो वॉक थोड़ी कर सकती। अब पिछले सेंटेंस में तो शी दोनों कार्य कर सकती है ना, वो देख भी सकती है, हम देखते भी हैं, लिविंग बीइंग हम वी कैन वॉच, राइट, वी कैन सी, राइट, उसने देखा और वो कूद भी गई, तो ये दोनों एक्शन तो शी ही कर रही है, इसलिए वो कॉमन सब्जेक्ट बन गया। लेकिन इस वाक्य में यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इस शी सॉरी अकार का, इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो तो साथ में लिखा गया है, लेकिन इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। अब ये जो अग्रीमेंट आपको मैंने बताया, ये यहां पे इनकम्प्लीट अग्रीमेंट है सेंटेंस में, क्योंकि इसमें टू वर्ब्स आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। हाउ मेनी वर्ब्स आर कमिंग, टू वर्ब्स आर कमिंग, बट यहां पे जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, दैट इज अकार, ठीक है। अब बोलने में इसकी हिंदी बनाए तो ऐसे बन रहा है कि रोड पर टहलते हुए एक कार ने उसको टक्कर मारी, कार ने उसको टक्कर मार दी, रोड पर टहलते हुए कार ने उसको टक्कर मार दी, जबकि एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसे है कि जब वह रोड पर टहल रहा था, जब वह रोड पर टहल रहा था तो एक कार ने उसको टक्कर मार दी। तो यहां पे एरर बनेगा, इस वॉक वर्ब का सब्जेक्ट हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी यहां पे ऐड कर दो शुरू में, while he was walking along the road, तो राइट सॉल्यूशन बनेगा while he was walking, ये बनेगा। अब ही सब्जेक्ट, was हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग मेन वर्ब, हो गया अग्रीमेंट कंप्लीट। तो ऐसे है स्टूडेंट्स, ये बोलने में हम बोल देते हैं, जैसे मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के एरर बताता हूं। देखो नॉर्मली पीपल स्पीक लाइक दिस, लोग ऐसे बोलते हैं, टॉक टू यू लेटर, कैच यू लेटर, सी यू लेटर, ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है चलता है। बट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि टॉक एक वर्ब है, कैच एक वर्ब है, सी एक वर्ब है, इनके सब्जेक्ट तो है ही नहीं, मैंने लिखे ही नहीं है। बट ये इनफॉर्मल भाषा है, चलता है, हम ऐसे ही बोलते हैं, टॉक टू यू लेटर ऑन, कैच यू लेटर, सी यू लेटर, है ना। तो ठीक है, वो बोलने वाली इंग्लिश में वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वी पीपल स्पीक लाइक दिस, चलता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है। बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दीज स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज वर्ब का सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो करेक्ट तो ये है ना, मैं किसी को बोल रहा हूं कि टॉक टू यू लेटर ऑन, तो मतलब मैं बोल रहा हूं ना, स्पीकर इसमें मैं हूं, तो मुझे ये बोलना चाहिए आई शैल टॉक टू यू लेटर ऑन। कंप्लीट स्टेटमेंट है आई शैल टॉक टू यू लेटर ऑन, ही विल टॉक टू यू, ही विल कैच यू लेटर, he is about to see you later, आप कुछ भी लिख दो शुरू में, he is, I shall, he will, but according to this particular chapter यहाँ पे इन verbs के these verbs do not have their subjects, so we have to put them, ठीक है। ये फिर रिटर्न फॉर्मेट आ गया कि हाँ भाई रिटर्न में ये रॉन्ग है, ठीक है, तो क्योंकि इन वर्ब्स का सब्जेक्ट मिसिंग है जो कि हमें पुट करना पड़ेगा। ये मैंने ऐसे आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल का एक उदाहरण दे दिए 2-3 कि ऐसे चलता है, ठीक है जी। तो आई होप मैंने 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको यहाँ पे बता दिया, इस वॉक वर्ब के लिए मैंने सब्जेक्ट जोड़ के बता दिया।
आकार का आकार की जो वर्ब है, सेकंड सब्जेक्ट की जो वर्ब है कार की, वो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है। आगे जाते हैं। अब सेकंड अग्रीमेंट इनके बीच ये हुआ था, दो अग्रीमेंट हुए थे सब्जेक्ट और वर्ब के आपस में, दो बातें डिसाइड की थी। पहला बोला सब्जेक्ट ने वर्ब को कि भाई जब मैं सेंटेंस में आऊंगा तो तुम्हें भी आना पड़ेगा, और वर्ब ने सब्जेक्ट को बोला कि भाई जब मैं आऊंगी सेंटेंस में तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो दोनों को आना, दोनों का लिखना सेंटेंस में मैंडेटरी होता है। ये पहला अग्रीमेंट था। अब सेकंड बात इन्होंने क्या डिसाइड करी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सेकंड अग्रीमेंट, समझौता क्या हुआ था इनके बाद बीच में, इन्होंने आपस में बात डिसाइड की कि भाई सब्जेक्ट का नेचर जब सिंगुलर होगा तो फिर वो अपने साथ वर्ब भी कौन सी लेगा, सिंगुलर, राइट। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नेचर का होगा तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी लिखी जाएगी, प्लूरल। तो ये तो छोटी 8th 9th 10th वाला बच्चा भी जानता है कि भाई जब मुझे ही शी इट लिखा होगा तो मुझे वहां पे इज लिखना है, वॉज लिखना है, हैज लिखना है, डज लिखना है, या आई के साथ भी मुझे वॉज लगाना है, ठीक है। और फिर आई के साथ सिंगुलर, आई का वॉज वर्ब में से वॉज लगता है सिंगुलर वाला, वैसे आई डोंट होता है, आई हैव होता है, वैसे आई को प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है, ये ध्यान रखना। इन जनरल आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, बट पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो आई के साथ वॉज लग जाता है। फिर एक्सेप्शनल में, कंडीशनल सेंटेंस में इफ आई वर भी हो जाता है, वो इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक, आप जानते हैं, ठीक है। तो होता ही है कि सिंगुलर नेचर का सब्जेक्ट होगा तो वी हैव टू पुट देयर सिंगुलर वर्ब्स, एंड व्हेनेवर द सब्जेक्ट वुड बी प्लूरल सो वी हैव टू पुट प्लूरल वर्ब्स, दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर इतनी सी बात है तो फिर ये तो चैप्टर यहीं खत्म हो गया, बट भाई ये चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता। इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन है इस चैप्टर के अंदर कि आपको सब्जेक्ट ही पता नहीं लगेगा। सेंटेंस में इतना कॉम्प्लिकेट करके देता है क्वेश्चन जब आते हैं एरर्स के, इफ यू आर कि अब बच्चा, इफ यू आर अनएबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है तो आप वर्ब का अचार डालोगे, वर्ब का क्या करोगे आप, आपको जब यही नहीं पता लगेगा। अब सिंपली तो यही रूल सिखाया जाता है अप टू 10th लेवल की, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मैंने भी आपको पहले बोला कि एस और वी का पेयर होता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो सब्जेक्ट होता है ये कहीं पे भी आ सकता है, शुरू में आ सकता है, मिडल में आ सकता है, सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट द एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इसको आप एंड में भी लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला जस्ट आउटसाइड the hotel is 3 bars. Now अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 3 bars, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, चिक चिक के बता रहा हूं कि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। तो जस्ट आउटसाइड द होटल की बात नहीं कर रहा, 3 bars की बात कर रहा है। 3 bars एस में सब्जेक्ट, ये सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 3 bars, तो बार्स कितने की बात कर रहा है, 3 bars। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसे है, 3 bars आर जस्ट आउटसाइड द होटल, राइट सेंटेंस, मतलब इसको उल्टा घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा 3 bars इज या 3 bars आर, तो एरर यहां पे है। अब देखो सब्जेक्ट पीछे कर दिया, उसकी वर्ब पहले लिख दी, 3 bars आर जस्ट आउटसाइड द होटल, या जस्ट आउटसाइड द होटल आर 3 bars, तो यही आपको समझना है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ जैसे ही है तो राइट्स लिख रहा है, शी है तो प्लेज लिख रहा है, दे है तो राइट लिख रहा है, वी है तो प्ले लिख रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो व्हेनेवर सब्जेक्ट वुड बी सिंगुलर वी हैव टू पुट V1 प्लस एस और एस, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस को लिखा जाता है, और जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नेचर का होता है तो हमें सिंपली वहां पे फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, एस और एस उसके साथ नहीं लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब देखो मैंने बोल दिया ही आर गोइंग द, और मैंने बोला दे इज प्लेइंग द। अब नॉर्मली यहाँ पे बच्चा क्या करके आ जाएगा, बी, ही के साथ हम यहाँ पे इज लिख देंगे और दे के साथ हम यहाँ पे आर लिख देंगे। तो सॉल्यूशन तो इसका यही बनेगा, बी पार्ट में हमें वर्ब को मॉडिफाई कर देना है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा सवाल यहाँ पे एक छोटा सा ये भी है कि अगर हम आर गोइंग को रहने दे, हम यहाँ दे लिख दें तो, और हम यहाँ इज प्लेइंग को रहने दे, हम यहाँ ही लिख दें तो, मतलब हम वर्ब के साथ छेड़खानी ना करें, हम यहाँ पे आर ही रहने देते हैं, यहाँ दे कर दें, हम यहाँ पे इज ही रहने देते हैं, यहाँ पे ही कर दें। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या वर्ब को रहने देते हैं और सब्जेक्ट को ही चेंज कर देते हैं? सो इज इट पॉसिबल टू चेंज द सब्जेक्ट? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
ये तो घुमाने वाली बात कर रहा हूं मैं आपको कि भाई वर्ब रहने देते हैं, चलो सब्जेक्ट बदल देते हैं। हम यहाँ दे लिख देते हैं, दे लिखेंगे यहाँ पे तो आर गोइंग सही हो जाएगा, यहाँ पे ही लिख देंगे तो यहाँ पे इज प्लेइंग सही हो जाएगा। तो क्या ये हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये डिसाइड करता है इसको, ये अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करती। ठीक है, सब्जेक्ट मैं लिख देता हूं बात, यहां डिसाइड्स इट्स वर्ब। हमेशा ध्यान रखना, कुछ बातें फिक्स होती हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपनी वर्ब को निर्धारित करता है, ना कि क्रिया अपने सब्जेक्ट को निर्धारित करती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को बदला जाता है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं बदला जाता है। ठीक है, तो आप पेपर में यही करके आओगे, ही इज गोइंग, बी पार्ट में एरर है, यहां पे दे ही में कन्वर्ट नहीं होगा, ही दे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट ये भी कोई फिक्स नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ भी बात फिक्स नहीं करनी कंपटीशन में। अब मैंने आपको सिखा दिया भाई ऐसे होगा, तो ऐसे जरूरी थोड़ी है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जब बढ़ता है तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, वर्ब नहीं चेंज होती, सब्जेक्ट भी बदल सकता है, ऐसा नहीं है। इन जनरल रूल यही है कि सब्जेक्ट डिसाइड्स इट्स वर्ब, ये इन जनरल रूल है। लेकिन अगर मान लो ये सब्जेक्ट ही तुम्हारा गलत लिखा हुआ, फिर जैसे मैं बोल देता हूं टू समन्स हैव बीन इशूड, आगे भी ये कुछ सेंटेंस है उसको छोड़ दो, यहीं तक ऑप्शन बना लेते हैं। अब देखो ए और बी दो ऑप्शन है, टू समन्स हैव बीन इशूड। अब जिसको यहां पे यही नहीं पता कि ये समन्स सिंगुलर है या प्लूरल है, वो तो इस सेंटेंस में नो एरर करके आ जाएगा बच्चा, क्योंकि उसको लगेगा यार दो समन्स हैं। दो समन्स क्या होता है? जो लीगल नोटिस आता है घर में, जो लीगल नोटिस आता है उसको समन्स बोलते हैं। अब बच्चा सोचेगा समन्स यहाँ प्लूरल है तो टू ठीक लिखा हुआ है, टू दो समन्स हैं तो प्लूरल हो गया, आगे प्लूरल वर्ब भी ठीक लिखी हुई है, तो इसमें तो नो एरर है भाई। कुछ ऐसा पूरा सेंटेंस है कि उसको दो समन्स इशू कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ कोर्ट के सामने, पूरी स्टेटमेंट ये है। अब जिसको कंफ्यूजिंग नाउन का ही नहीं पता, एक्चुअली ये जो समन्स होता है ये सिंगुलर होता है। ये जो समन्स होता है ये सिंगुलर फॉर्म है, इसका जो प्लूरल है वो बड़ा अजीब सा है, नॉर्मली हमने कभी यूज ही नहीं करा अपनी लाइफ में। समोन्सिस, इसका प्लूरल ये होता है SUMMONSES, ये है इसका प्लूरल, समोन्सिस। अच्छा, अब यहां दो की बात कर रहा है, दो लीगल नोटिस उसको इशू हुए हैं, ठीक है, तो ये भी जस्टिफाइड है कि यहां हैव बीन नहीं आएगा, यहां तो हैज बीन कर नहीं सकते क्योंकि दो है ना, टू बॉयज आर प्लेइंग ना, तो ये तो जस्टिफाइड है कि हैव बीन नहीं लगेगा। लेकिन अब ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। अब यहां पे सब्जेक्ट ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगली चीज कन्वर्ट सिंगुलर में हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां दो हैं तो ये अपना जस्टिफाइड है कि भाई यहां हैव बीन नहीं लिखा जाएगा। अब यहां पे पीछे को हटेंगे। वैसे इन जनरल लेफ्ट टू राइट रूल चलता है, इन जनरल कई टीचर सिखाते हैं यूट्यूब पे कि सर लेफ्ट टू राइट चलेगा, एरर निकलते हैं, वो इन जनरल है। लेकिन राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, यहां तो पीछे से, यहां तो राइट टू लेफ्ट किया कर दिया ना मैंने, यहां तो राइट टू लेफ्ट हो गया, ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया। अब यहां से तो हम पीछे को हट रहे हैं, तो यहां तो राइट टू लेफ्ट हो गया। अब ये कुछ चीजें इन जनरल चलती हैं, कुछ चीजें फिर एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जब तुम्हारा सब्जेक्ट ही गलत लिख दिया है तो फिर तुम यहां पे थोड़ी एरर करोगे। अब मान लो मैं यहां लिख देता हूं इज और यहां लिख देता हूं दे, नहीं यहां तो हो नहीं पाएगा, यहां तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो यहां तो वही रूल चलेगा। लेकिन यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि हैव बीन लिखा है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम यहां पे लिख देंगे टू समन्सेस, तो एरर ए में बनेगी, यहां ES आ जाएगा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको दो अग्रीमेंट के बारे में बताया, ठीक है। पहला अग्रीमेंट, every subject has to take its verb and every verb has to take its subject, both have to come together in the same statement, ठीक है। दोनों को एक वाक्य में लगाना मैंडेटरी होता है, ये बात को ध्यान रखना है। और सेकंड अग्रीमेंट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को लिखा जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है। और इसके जो रूल रेगुलेशन है वो आप थोड़ा सा ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये घर में आपने पढ़ के आने हैं, ठीक है। पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूल नंबर 2 इसको रीड कर लेना, रूल नंबर 3 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पढ़ना है आपने सेल्फ, इसमें कुछ नहीं है,
नेक्स्ट क्लास में मैं डिक्टेट भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा और इसके क्वेश्चन भी करवाने। रूल नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से पढ़ लेना, घर पे स्टडी कर लेना। बोल क्या रहा है, फिर भी नहीं समझ आएगा, इसका पार्ट 2 में मैं आपको कवर करा दूंगा। रूल नंबर 5 का भी ले लीजिए, रूल नंबर 6 का भी ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स फर्स्ट। रूल नंबर 7 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको रीड करो और खुद से ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुद से पढ़ेंगे, खुद से उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपका बेनिफिट है, आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं भी समझा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं ये सारे समझा दूंगा ये थ्योरी, बट मैं चाहता हूँ एक बार इसको खुद आप एक बार एनालाइज करके आए। फिर यहां से आगे ये क्वेश्चंस है। अब स्टेटमेंट, वन ऑफ द प्यूपल्स इन आवर क्लास ब्लैंक अ कार। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपका ओन आएगा, ओन्स आएगा, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने करके लाने हैं कि सेकंड में इज आएगा, आर आएगा, थर्ड में इज आएगा, आर आएगा। कर सकते हो आप, कोई बड़ा टफ लेवल नहीं है ये। 4, 5, 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7, 8, 9 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10, 11, 12 का भी ले लीजिए, 13, 14, 15 का भी ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स फास्ट। 16, 17, 18 का भी ले लीजिए, 19, 20, 21 का भी ले लीजिए। वीडियो को आगे पीछे कर लेना अगर कोई छूट गया हो, बीच में रह गया हो। 22, 23, 24 का भी ले लीजिए और 25 का भी ले लीजिए। सिर्फ 25 तक दिया मैंने आपको, ये प्लीज आपने करके लाने हैं। ट्राई करना है कि वहां पे क्या आएगा, फॉल आएगा, फॉल्स आएगा, इज आएगा, आर आएगा। तो ये सिंपल है, कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे देखो 13 नंबर सवाल को अब समझाता हूं। बोले द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। अब बच्चा इस उलझन में रहेगा पेपर में, यार सब्जेक्ट ये है या सब्जेक्ट ये है, पता ही नहीं है। कुछ पूरे को बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, सर ये पूरा सब्जेक्ट है। अगर द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज पूरा सब्जेक्ट है तो फिर वहां वॉज लिखूंगा या वर लिखूंगा। पहले अर्लियर क्लासेस में भी गला फाड़ फाड़ के बोला है आपको कि जब भी प्रेपोजिशन वाक्य में आ जाती है, जैसे यहां ऑफ आ रहा है, प्रेपो है, आपको स्टेटमेंट की पार्सिंग करना आनी चाहिए, उसको तोड़ना आना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही नेक्स्ट जो चीज होती है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका ऑब्जेक्ट है ऑफ का। और वर्ब जो एग्री होती है वो कभी भी ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं है चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट समझौता जो हुआ था वो सब्जेक्ट और वर्ब का हुआ था, ना कि ऑब्जेक्ट और वर्ब का हुआ था। तो हम ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो बोलते ही नहीं है, हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। तो ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कि प्रेपो के बाद यार ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन जब भी आ जाता है, टू, इन, बाय, ऑफ, है ना, विद, तो उसके बाद जो आने वाली पार्ट ऑफ स्पीच होती है उसका ऑब्जेक्ट होता है। एक और नाम इसका बता देता हूं, इस चीज को ना क्वालिफायर भी बोलते हैं, इसको क्वालिफायर भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वालिफायर। अब आप बोलोगे सर ये क्वालिफायर क्या बीमारी है, क्वालिफायर क्या होता है, व्हाट इज क्वालिफायर? क्वालिफायर होता है स्टूडेंट्स, क्वालिफायर इज अ वर्ड विच गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट। सो क्वालिफायर एक ऐसा शब्द होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पे मैंगोज, यहां पे क्वालिफायर है, सब्जेक्ट इसका क्वालिटी है। अब क्वालिटी के साथ क्या लिखेंगे आप यहां, द क्वालिटी वॉज नॉट गुड, ठीक है, या वर नॉट गुड, तो द क्वालिटी वॉज नॉट गुड, राइट। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहां पे वॉज आएगा। ऐसे सेंटेंस आपको और भी मिलेंगे, ठीक है, तो आप इसको कोशिश करना करने की इनको, बाकी नहीं होगा वो हम देख लेंगे। इसके सबके मैं डाउट लूंगा, फिर आपको थोड़ा इसका हाई लेवल स्टार्ट होता है यहां से आगे, ये पार्ट 2 में रहेगा हमारा, ठीक है। तो 25 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।